अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद मियां नवाज शरीफ को बड़ा धचका लगा है। एवन फील्ड में 10 साल और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सजाएं ख़त्म करवाने गए थे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं बहाल करते हुए दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं। अदालत ने करार दिया, मियाँ साहब हक़ समात खो चुके हैं, अब अपीलें खारिज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में परवेज़ मुशर्रफ समेत 4 मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले देकर कहा गया कि नवाज शरीफ कानून के मफरूर होने के बाद हक़ समात खो चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में फेयर ट्रायल का हक़ दिया गया, उन्हें सुना गया और गवाहों पर जराह का मौका भी मिला। सज़ा के बाद वो ज़मानत पर होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए और अपीलों की पैरवी के दौरान कई तारीखों पर गैर हाजिरी के बाद इश्तिहारी करार पाए। अब उनकी अपीलें खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ जब सरेंडर करें या पकड़े जाएं तो अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर कभी ऐसी दरख्वास्त उनकी जानिब से आई तो कानून के मुताबिक इस पर फैसला किया जाएगा। अदालत ने मोहम्मद सफदर और मरियम नवाज की अपीलों पर अलग समाअत जारी रखने का फैसला किया है, जो 6 जुलाई को होगी। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फ़ारूक हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। सर, अदालत दिया है नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। कल मरियम कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ की जान की ज़मानत दी जाएगी तो वो वापस आएंगे। इसका मतलब है कि वो अब तंदुरुस्त हैं, उन्हें तो बाहर भेजा ही इस शर्त पर गया था कि वो सेहतमंद होकर वापस आ जाएंगे। तो आप लोग ये मामला अदालत लेकर क्यों नहीं जाते अब फ़ारूक साहब? देखिए, मामला ये है कि अदालत ने इनको 8 हफ्तों की बेल दी और ये वही अदालत है जिस अदालत ने अपील के बाद इनकी सजाएं मुअत्तल की थी एवन फील्ड केस के अंदर। और दूसरे केस में दोबारा सजा हुई, नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा। उसी में इन्होंने इलाज करवाने के लिए 8 हफ्तों की बेल भी दी थी। 8 हफ्तों की बेल का वक्त जब गुजर गया तो पंजाब हुकूमत ने जब जायजा लिया तो उन्होंने इनकी बेल एक्सटेंड करने की किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की और रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको पेश होने का बार बार हुक्म देता रहे, जिसका आज उन्होंने फैसले में भी जिक्र किया। और जब वो पेश नहीं हुए तो उन्होंने इनको इश्तिहारी करार देने का पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया और इनको इश्तिहारी और मफरूर करार दिया। आज जो फैसला आया है उस फैसले में इनकी सजाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक अदालत से सजा नहीं हुई, उनको नैब की अदालत से भी सजा हुई और वो सजा उनको करप्शन साबित होने के ऊपर हुई, मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने के ऊपर हुई। ये जो एवन फील्ड के महलात इन्होंने बनाए हैं, जो इनकी मालियत अरबों रुपए की है, वो कौम का लूटा हुआ पैसा है जो ये लंदन लेके गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, उस पर सजा दी। आज और एक अदालत ने जो कि नैब कोर्ट से बाद जो एक अपर कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो उसने भी इनकी सजाएं बहाल कर दी। तो लिहाजा इनको 2 अदालतों से जो है जी वो सजा एग्जैक्टली मुझे ये सारा मामला पता है। एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं मुझे ये सारा मामला पता है, लेकिन मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। गालिबन आप सवाल मेरा सुन नहीं सकें। कल मरियम साहिबा कह रही थी कि नवाज शरीफ की जान की जमानत दे दें तो शाम की फ्लाइट से ही उनको वापस बुला लेती हूँ। जिस वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ साहब गए थे वो था उनकी सेहत का मामला। अब मरियम नवाज साहिबा की बात से पता चलता है कि सेहत का तो मामला नहीं है, नवाज शरीफ की जान को खतरा है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और आप लोगों ने सेहत की वजह से उनको जाने की इजाजत दी। तो आप लोग ये मामला अदालत क्यों नहीं लेके जा रहे? देखें, पता नहीं चलता, उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया कि हम जो है वो झूठ बोलकर पूरे निज़ाम को जो है वो धोखा देकर फ्रॉड कर कर बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर गए और वहां जाकर इलाज तो उन्होंने करवाया नहीं। वहां तो पोलो मैच देखते नजर आ रहे हैं और आप लोग कब लेके जा रहे हैं अदालत ये मामला? टहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। हम जो है इसको ऑलरेडी अदालत के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हम अपनी रिपोर्ट जमा करवा चुके हुए हैं और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर ही अदालत ने इनको इश्तिहारी करार दिया था। अब हमारे पास जो दीगर मुमकिन ऑप्शंस हैं, चाहे वो स्वार्थी सतह के ऊपर हैं, चाहे वो हमारे 2 ममालिक के दरमियान अगर कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो कानून, कोई माहदे, कोई एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, उनके जरिए हुकूमत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी इनको वापस लाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। प्रोग्राम मौजूद है। हक़ समात नवाज शरीफ साहब खो चुके हैं, मरियम साहिबा कल कह चुकी हैं। तो यानी कि अब ऐसा लगता है बकौल मरियम साहिबा के कि मियाँ साहब अब तो पाकिस्तान फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत में तो वापस नहीं आने वाले। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ती है।
नाज़रीन, लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने 4 मुश्तबे अफराद को हिरासत में भी लिया है। गिरफ्तार होने वालों में उस गाड़ी का मालिक भी शामिल है जिसे धमाके में इस्तेमाल किया गया है। उसका नाम पीटर पॉल डेविड बताया जा रहा है। उसे लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी 6 मरतबा फ़रोख्त हुई है। इस गाड़ी को आखिरी बार पॉल डेविड ने ख़रीदा और किसी के कहने पर मुबैना दहशतगर्द को दी। हैरान कुन बात यह है नाजरीन कि गाड़ी के लाहौर में दाखिले से धमाके के मकाम तक मुश्तबा शख्स ने कई बार रास्ता पूछा, जिससे वाज़ेह है कि वो लाहौर के रास्तों के बारे में भी वाकिफ़ नहीं था। उस गाड़ी की बाबू साबू नाके पर तलाशी भी ली गई। बताया जा रहा है कि 10 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस कार में नस्ब था। नीले रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस शख्स ने धमाके से आधा घंटा पहले गाड़ी खड़ी की, जहाँ उसने करीब घर से पानी भी मांगा। घर के दरवाजे के अगे एक भाई गड्डी लैके आया सी, काले रंग की हैगी सी। उन्हें गड्डी रोक दी थी तो असी बाहर रक्षा करना सी। असीं कहा इत्थे गड्डी ना रोको। उन्होंने कहा गड्डी खराब हो गई है तो असी फिर उहदे विच पानी पूनी उन्होंने दिता। उन्हें पानी पांदा रहा, उन्हें स्टार्ट नहीं हो रही तो इत्थे खड़ी है तो मैं हुणे आ रही हाँ। मेरे मियाँ नूं कहंदा सी कि मैं आ रही हाँ, 10 मिनटां में आ रही हाँ तो मैं गड्डी लै जावांगा। वो चला गया तो 10 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट गुजरे ने तो धमाका हो गया। तहकीकात में इंकशाफात कई सारे सवालात को जन्म दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हुए थे। पंजाब हुकूमत का दावा है कि उनके पास 1 हफ्ता पहले से थ्रेट अलर्ट था, जिसके लिए शहर भर में नफरी भी बढ़ा दी गई थी। हमलों की मुमकिना जगहों पर पंजाब असेंबली भी शामिल है। IG पंजाब भी बता चुके हैं हमलावरों का हदफ कोई आम शख्स नहीं था। तो जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था। दूसरी बात इसमें ये है, यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को। इस पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख साहब आपके वक्त की। सर, कुछ मालूम हो सका है गिरफ्तार होने वाला शख्स ये डेविड कौन था सर? जौहर का केस फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रहा है। अभी बात करनी मुनासिब नहीं होगी, मुलज़म फिर इधर उधर हो जाते हैं। अभी केस के पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की है, सारी एजेंसियों का उनको तावन हासिल है और बेहतर फैसले के करीब है और इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है पंजाब पुलिस जो है वो खुशखबरी देगी इस केस के बाद। शेख साहब, IG पंजाब ने बताया शहर में रेड अलर्ट था सर। दहशतगर्दों के मकासद क्या थे, टारगेट कौन था सर? रेड अलर्ट तो जारी था जी, लेकिन ये नहीं था कि गाड़ी घूम रही है, गाड़ी गिर रही है, लेकिन रेड अलर्ट लाहौर में जारी था और पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव डालने के लिए और मुल्क दुश्मन जो हैं वो यहाँ दहशतगर्दी करना चाहते हैं, जिनको के कामयाबी नहीं होगी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया शेख साहब, आप साथ मौजूद थे। रियाज अहमद भी ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज, कुछ मालूम हो सका है कौन शख्स था ये डेविड? ये डेविड कहाँ रहता है और क्या ये पाकिस्तानी है? जी, ये गुजरावाला का रहने वाला है और अभी तक जो बताया गया है वाकई ये पाकिस्तानी है और ये इसका चूँकि ये लाहौर से गुजरावाला कराची जा रहा था, कल रात को जो है वो एयरपोर्ट से पकड़ा गया। चूँकि पुलिस को पहले से इतला थी तो जिसकी वजह से उन्होंने ASF को पहले से इनका खाका जो है वो दिया हुआ था। जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचा तो उसके बाद ASF ने देखा को शक्ल उससे मिलते तो फौरी तौर पर पुलिस को जो मुतलका चौकी थी उसको इतला की तो उनके हवाले किया और फिर सर्वर रोड पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। इससे मजीद तफ्तीश जारी है और इसने बड़े इंकशाफात किए हैं जो अभी सिगा राज में रखे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि गाड़ी जो है वो 9:52 पर बाबू साबू इंटरचेंज के जरिए लाहौर में दाखिल होती है और उसके बाद पुलिस का एक नाका आता है। पुलिस ने इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक किया और 6 मिनट तक जब बाबू साबू पहुंची थी ये गाड़ी यहाँ पर ये चेकिंग भी हुई है, तो ये बताइए उस वक्त ये सामान असलहा मौजूद था उसके अंदर? क्योंकि ये गाड़ी की डिग्गी में था और जब गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए वो पुलिस एहलकारों ने कहा कि गाड़ी की डिग्गी खोली जाए तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी की जो डिग्गी है उसका जो लॉक है वो ख़राब है, इसके वजह से वो नहीं खुल सकती। ये बहाना बनाया गया।
पुलिस एहलकार खुद भी कोशिश करते लगे, लेकिन जब नहीं खुला तो उसके बाद उसको जाने की इजाज़त दी गई। ये फिर वहाँ से ये यतीम खाने चौक की तरफ गया है। यतीम खाने चौक से ये पहुंचा है जो है वो ठोकर की तरफ, वहाँ पर डॉक्टर हॉस्पिटल पर, किनार रोड पर डॉक्टर हॉस्पिटल, वहाँ पहुंचा है। उसके बाद ये जिना हॉस्पिटल की तरफ गया और इसको रास्ता मालूम नहीं था। 2 जगह से इस शख्स ने रास्ता पूछा है। रास्ता पूछने के बाद फिर यू टर्न लिया है। जिना हॉस्पिटल से 2 दफ़ा यू टर्न लेकर वो वहाँ पर पहुंचा और जब जौहर टाउन पहुंचा तो एक निजी रेस्टोरेंट के करीब से ये गुजरता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसके बाद उस गली में गया और गली में जब गया तो उस गली की नुक्कड़ पर जाकर इसने गाड़ी देखी है कि आगे बैरियर है और बैरियर के जब देखा कि नहीं क्रॉस कर सकता तो वहाँ पर चीमा साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। रियाज बहुत बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे। लेकिन ये भी एक नेग्लिजेंस है कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट था वहाँ पर, उसके बावजूद भी गाड़ी से डिग्गी नहीं खुल रही और गाड़ी को फिर भी जाने दिया गया और उसके बाद ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। मुसरत चीमा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस डेविड के बारे में बता दें, क्या अब तक पता चल सका है कौन है ये? पाकिस्तानी है जैसे हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो जो इसमें जो पॉजिटिव पहलू है पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ कि वो ये है कि ये कोई इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजाब पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और साथ हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं उनको भी, कि अभी इसमें ये अंधा वाक़या नहीं है कि जिसका कोई सुराग ना मिल रहा हो। एक जगह की जैसे बाबू साबू से शुरू होकर अगर आप करें तो गाड़ी की लोकेशन हर उस पॉइंट की उसमें मैं सेफ़ सिटी अथॉरिटी वालों को भी अप्रिशिएट करूँगी कि सेफ़ सिटी की वजह से लाहौर सेफ़ है। लेकिन इस तरह के जब हादसात होते हैं तो अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी वाला फ्रेंड भी 9/11 को नहीं वो अवॉइड कर सका। लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट अभी तक की है वो बहुत खुशाइंद है। लेकिन फिल वक्त किरण हमें जैसे माशाल्लाह कल से आप लोगों ने बड़ी पॉजिटिव, मैं अप्रिशिएट करूंगी तमाम मीडिया चैनल्स को, और समा तो हमेशा ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऑन एयर नहीं करनी जिसकी वजह से इसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम बहुत क्लोज हैं अपने अहदाफ के कि उसमें रुकावट डले। सही मुसर्रत साहिबा बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। इसने गाड़ी जिसको दी थी उसका पता चला है। फर्दर इसमें कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है वो भी इंशाल्लाह कौम को उससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। ये डेविड ही मास्टरमाइंड था? अभी तक के शवाहिद ये है, लेकिन आगे फर्दर उनसे जैसा शेख साहब ने फरमाया बहुत सारे इंकशाफात हैं जो अभी इस वक्त कबल अज वक्त होगा कुछ भी बात शेयर करना। बट जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, मेरा मतलब सहूलतकार, और फिर उनके पीछे कौन थे वो जी मुसर्रत साहिबा, मैं ऑब्वियसली मैं तहकीकात के हवाले से आपसे नहीं पूछ रही कि मजीद क्या इंकशाफात हो रहे हैं, वो ऑब्वियसली जब टाइम आएगा उसका उस वक्त आप लोगों की तरफ से डिस्क्लोज किया जाएगा। फिलहाल ये तो बताया जा सकता है उसका ताल्लुक किस तंजीम से था, पाकिस्तानी है नहीं है? नहीं जी, ये है तो पाकिस्तानी ही। और इसमें जो इनिशली जो आ रही है कि ये दुबई में भी मुकीम रहा, गुजरांवाला में भी ये गुजरांवाला से इनकी बिलोंगिंग थी। और ये जो गाड़ी आपके जो रिपोर्टर थे वो बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रहे थे कि ये जब इस तरह के किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना होता है तो फिर उसकी आपको पता है कि ये तरीका वारदात होता है ना इस तरह का कि गाड़ी को कि असल उसके जो मालिक है उस तक ना पहुंचा जा सके। लेकिन जिस हाथ से गुजरी है वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और स्पेशली पुलिस ने इसमें बड़ी, मैं कहती हूँ तो मुसर्रत साहिबा यहाँ पर एक सवाल ज़रूर बनता है, आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो रही है, पॉजिटिव काम किया गया, लेकिन जब बाबू साबू चेक पोस्ट पर चेक किया गया, क्या मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे पुलिस के पास कि अगर गाड़ी की डिग्गी नहीं खुल रही है, कोशिश की गई और उसके बाद गाड़ी को आगे जाने दे दिया गया, पुलिस के पास आलात नहीं है क्या? नहीं, अभी इसमें फर्दर किरण इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हतमी बात नहीं है। एक ये है, दूसरी बात ये है कि ये भी है कि वहाँ पे ये शायद यहाँ पे लाहौर के अंदर इसको किसी गली मोहल्ले में तो उसके अंदर लोड नहीं किया गया। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रही हूँ कि एक हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे, मीडिया के सामने रखे जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे खुशाइन बात ये है कि ये अब वाकया अंधा नहीं है, ऐसी नहीं है कि हमें क्लू नहीं मिल रहा, ये चीज़ें बकौल आपके ये मास्टरमाइंड अब तक की तलात और अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये मास्टरमाइंड है डेविड जो कि पकड़ा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान की अवान पॉलिसी दुरुस्त ना हुई तो जौहर टाउन जैसे वाक़यात बढ़ेंगे।
पस पर्दा इक़दामात को पार्लियामेंट के सामने लाया जाए। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुका है। अगर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, जिसका असर यकीनन पाकिस्तान पर पड़ेगा। रूस के वज़ीर दिफा भी यही बात कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद ख़ित्ते में खाना जंगी शुरू हो सकती है। रूस ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की हिमायत के बग़ैर अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बताया जा रहा है कि 370 अजला में 50 से ज़ायद पर तालिबान मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ मरकज़ी सरहद गुजरगाह पर कब्ज़ा कर लिया है और हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहाँ से सरहद पार करके फ़रार हो चुके हैं। कुंदूज शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर अफ़गानिस्तान के शिमाल में शेर खान बंदर पर कब्ज़ा अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद से तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस सूरत हाल को देखते हुए अमरीका ने तालिबान को ख़बरदार किया है कि दुनिया अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़रिए मुसल्लत करदा हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया है कि अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी माली मदद सिर्फ उसी सूरत में जारी रह सकती है जब उस मुल्क में ऐसी हुकूमत बनती है जिसे सब तस्लीम करें। याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का ऐलान किया था। यहाँ एक तरफ अमरीकी फ़ौज की अफ़गानिस्तान से जाने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ अमरीकी ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अमरीका के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजियों में ख़ुदकुशी के रुझानात में मज़ीद इजाफा देखा गया है। 9/11 के बाद 30,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी की है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ख़ुदकुशी करने वालों की तादाद अफ़गान और इराक़ जंग में हलाक फ़ौजियों से 4 गुना ज़्यादा है। अफ़गान जंग का हिस्सा रहने वाले फ़ौजियों में ख़ुदकुशी की शरह सबसे ज़्यादा है। इस अरसे के दौरान जंगों में मरने वाले फ़ौजियों की तादाद 7,000 रही है। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन और अब बात करने जा रही हूँ पहले समाने लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच के रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस में इकबाली बयान का आज दूसरा हिस्सा हासिल कर लिया है। उज़ैर बलोच के मुताबिक उसे फिशरीज से 20 लाख रुपए और फरियाल तालपुर साहिबा को 1 करोड़ रुपए भत्ता मिलता था। फिशरीज के डायरेक्टर सईद बलोच और निसार मोराई को भी उज़ैर बलोच के कहने पर तैनात किया गया था। इससे पहले नाज़रीन इसी बयान के पहले हिस्से में ये बात सामने आई थी कि उज़ैर बलोच ने 2008 में फैसल रज़ा अब्दी को जेल सुपरिटेंडेंट के कहने पर पीपल्स पार्टी के कैदियों का जिम्मेदार बनाया था। उज़ैर ने तस्लीम किया है कि 2008 में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह बनाया। ये बयान बिल्कुल वही है जो उज़ैर बलोच की GIT में लिखा था और उसे अलीज़ादी साहब ने पार्लियामेंट में पढ़कर सुनाया था, जिसे पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं कर रही थी और उज़ैर बलोच भी अदालत में इससे मुनहरिफ हो चुका है। उसमें जो लगाया गया बंदा सईद खान जिसका नाम था, ऑन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ फरियाल तालपुर ड्यूरिंग हिज टेन्योर 20 lakhs per month were given to उज़ैर बलोच and 1 crore per month was given to फरियाल तालपुर मैडम। JIT रिपोर्ट डॉक्टर निसार मोराई पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, on the recommendations of Faryal Talpur, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. Nisar Morai ने 3 murders accept किए। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। अलीज़ादी ने पार्लियामेंट में बात की लेकिन पीपल्स पार्टी इनकारी रही। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के गैंगस्टर से ताल्लुकात सामने आते रहे हैं, यहाँ तक कि उज़ैर बलोच की फैमिली वाले भी बिलावल की फुप्पी के उज़ैर से ताल्लुकात का इंकशाफ करते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने हमेशा इससे इनकार किया है। जो शख्स कागज़ को देखना चाहे वो देख ले, मुताला करे और फिर इन लोगों से सवाल पूछे कि क्यों गलत बयानी करते थे। उज़ैर बलोच को अहकामात साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब देते थे और बड़े स्टाइल से कहते थे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ स्पीकर साहब, ये JIT में लिखा हुआ है। क्या उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनके बारे में बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहे। आम आदमी मिलते हैं, जैसे यहाँ भी कई दोस्त मिले होंगे, तो कहीं रास्ते वास्ते में मिले, लेकिन हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने तो एक्शन लिया उन पर। मज़ीद बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं समा के कोर्ट रिपोर्टर हैं इरफानुल हक। इरफान, उज़ैर बलोच ने तस्लीम कर लिया है फरियाल तालपुर को 1 करोड़ रुपए भत्ता मिलता था, उनको 20 लाख मिलते थे। मज़ीद जो ये इकबाली बयान सामने आया है जिसका दूसरा हिस्सा सामने आया है उसमें क्या कहा गया है?
किरण, इसमें जाहिर है कि कई अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। इसमें कोई ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिसमें जो मुख्तलिफ JITs के जरिए सामने आती रही हैं, मगर जाहिर है वो जो JITs बनती रही हैं वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी। ये बयान अपनी अहमियत इसलिए रखता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दफा 164 के तहत ये बयान रिकॉर्ड किया था और रेंजर्स एहलकारों का कत्ल हुआ था 2013 में। उसका मुकदमा उज़ैर बलोच और दीगर के खिलाफ ज़ेर समाअत है और उस मुकदमे की समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ऑफिशियली ये बयान जो उज़ैर बलोच का इकबाली बयान है वो अदालत में जमा करा दिया है और ये अब इस केस का हिस्सा है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए इस बयान की अपनी एक अहमियत है। जुडिशल जो प्रोसीडिंग है अदालत में, इंतज़ाद दहशतगर्दी अदालत में, उसका इस बयान उसका हिस्सा बन चुका है, जिसमें कई नाम सामने आए हैं। मौजूदा सेनेटर और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल शहादत अवान का भी नाम है। इसके अलावा उनके भाई SSP साबिक फारूक अवान का भी नाम है। बताया गया कि किस तरह जमीनों पर कब्जे किए जाते थे। उज़ैर बलोच ने कैटेगोरिकली ये बताया है कि जो निसार मुराई थे चेयरमैन फिशरीज के और डायरेक्टर थे सईद बलोच, उनको भी इनकी रिकमेंडेशन पे, यानी कि उज़ैर बलोच के रिकमेंडेशन पर फरियाद तालपुर ने तैनात करवाया था। अच्छा, ये अब इकबाली बयान है इरफान, ये इकबाली बयान है। पिछले दिनों भी लियारी का विजिट किया था, वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो बड़े परेशान हैं इस बात से, उज़ैर बलोच जिस तरह से मुसलसल केसेस में छूट रहे थे। अब ये इकबाली बयान सामने आया है, इससे बताइएगा उज़ैर बलोच के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और वो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो आज तक इनकारी हैं, वो इस बयान के बाद, इकबाली बयान के बाद, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। जी किरण, अब ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, चूँकि अब इससे कबल जितने भी मुकदमात में उज़ैर बलोच को बरी किया गया है उसमें प्रोसिक्यूशन कोई खास ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी है और जबकि प्रोसिक्यूशन का ये दावा है कि वो तैयारी कर रहे हैं उन तमाम मुकदमात को चैलेंज करने की जो कि बरियत के मुकदमात हैं जिनमें उज़ैर बलोच को बरी किया गया है, वो एक अलग बात है। ताहम ये जो मुकदमा है इसलिए अहमियत का हामिल है कि अब ये जो इकबाली बयान है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और इंतज़ाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर उस जुडिशल मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी बुलाया है जिन्होंने उज़ैर बलोच का इकबाली बयान रिकॉर्ड किया था। और ये इकबाली बयान उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब जुडिशल मजिस्ट्रेट बाकायदा उससे हल्फ लेता है कि आप पर किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है, आप अपनी मर्जी से ये बयान दे रहे हैं। इसलिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कार्रवाई होती है, जो ट्रायल होता है, उस दौरान भी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट पेश होता है और वो बताता है कि होश व हवास से पुलिस ने ये सारा बयान दिया था। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, बलूचिस्तान का सियासी बहरान है जो कि टलने का नाम ही नहीं ले रहा। बजट सेशन में अपोजिशन की माज आ रही और अब खुद वज़ीर आला जाम कमाल की काबीना में बगावत का खदशा पैदा हो गया है। बलूचिस्तान असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर तालीम यार मोहम्मद रिंद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये कमाल काबीना का दूसरा इस्तीफ़ा है। गुज़िश्ता माह वज़ीर बल्दियात साले बोतानी ने भी वज़ीर आला से इख्तलाफात के बाइस काबीना से इस्तीफ़ा दिया था। जाम कमाल के साथ यार मोहम्मद रिंद साहब के इख्तलाफात खासे पुराने हैं, वो वक्तन फ़वक्तन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में भी उन्हें बहुत सी शिकायत थी लेकिन फिर मनाया गया। उनके साहबजादे जो आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें दस्तबरदार करवाया गया, लेकिन दोबारा इख्तलाफात की खबरें सामने आई। चंद रोज़ कबल चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने भी दौरा करके मामलात हल करवाने की कोशिश की लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आई। लियाकत शहवानी तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया लियाकत साहब। सर, यार के साथ माजी में भी जाम कमाल साहब के इख्तलाफात रहे हैं लेकिन अब तो बात इस्तीफे तक कैसे पहुँच गई सर? अभी 18 जून ही को बजट कैबिनेट इजलास में सरदार साहब तशरीफ लाए, उस मीटिंग में मौजूद थे। किसी ऐसे ग्रीवेंसेस का उन्होंने इजहार नहीं किया। उससे 2 माह कबल ज़रूर उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे कुछ अपने फेडरल गवर्नमेंट से, अपनी जमात के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कुछ गिले शिकवे ज़रूर किए थे। साथ ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस उन्होंने रेज किए थे, लेकिन बात वो तमाम जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो चुके। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोयटा तशरीफ लाए तो उस मीटिंग में भी सरदार साहब तशरीफ फरमाते और वहां पे भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और कल उन्होंने जाके हमारे जो बलूचिस्तान अपोजिशन के MPs हैं जो थाने में हैं उनसे वो मिलने गए और उस मुलाकात के फौरन बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने इसको अनाउंस किया मीडिया के सामने। और जो रिजर्वेशन उन्होंने रेज किए हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारे तरफ से वो अनफाउंडेड है। हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है।
शेवानी साहब, ये इस्तीफा देने वाले सर दूसरे होंगे। इससे पहले सरदार साले बोतानी मुस्ताफी हुए हैं। जाम कमाल साहब से उनके अपने वुज़रा क्यों बदज़न हो गए हैं? बलूचिस्तान हुकूमत इस बहरान से निपटेगी कैसे? देखिए, इस तरह के बहरान जो है गुज़िश्ता 3 साल में आते रहे हैं और इस तरह के कई एक बहरान से हम निमट कर अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो चलता रहा है। इंशाल्लाह अगले 2 साल भी आप देखेंगे कि इस तरह के बहरान और भी सर उठाएंगे और उनसे हम निपटेंगे। उसकी एक ही वजह है कि पास्ट में यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस रहे हैं गवर्नेंस का, उसमें हर रुकन जो है अपनी मनमानी करता रहा है, उनके डिस्पोजल पे फंड्स रखे जाते रहे, फिर उस फंड का किसी ने पूछा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। डॉक्यूमेंट्स में जो है स्कीमात मुकम्मल रहे, ग्राउंड पे कोई स्कीम नजर नहीं आई। उसकी वजह पास्ट की बैड गवर्नेंस और हमारे जो असेंबली के मेंबरान रहे हैं, सबकी मैं बात नहीं करता, लेकिन वाज़े मेजॉरिटी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब पहले ही साल जब उन्होंने आते साथ ही PSDP से 2500 जाली स्कीमात डिलीट किए, यहां से एक नए अहद का आगाज हुआ। वो एक प्रैक्टिस है पास्ट का, उसको हम दफन कर चुके। अपोजिशन उसको वापस जिंदा करना चाहती है, उसे हम जिंदा नहीं करना चाहते। हम बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं। उसके लिए रुकावटें होंगी, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, दुनिया में जहां जहां जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ गवर्नेंस है उसको तोड़ते हुए नए जो के साथ बसीरत के साथ जहां जहां लीडरशिप आई, उसको ऐसे बहरानों, ऐसे मुश्किलात का सामना रहा है। बजट सेशन के बाद सर ऑपोजिशन की तरफ से भी तो मामला खराब हो चुके हैं। अब वज़रा के इस्तीफे सर, बलूचिस्तान हुकूमत इस बहरान से निपटेगी कैसे, ये पूछ रही हूँ सर मैं आपसे। बारहा हमने कोशिश की है, बार बार कोशिश की है, हर बार कोशिश की है, और हमारे बहुत ही मोहतरम पॉलिटिशियन है सरदार साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम कबायली एक सरदार हैं, अपने तौर पे हमने बहुत कोशिश की है। सर ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन खुशामदीद कहूँगी आपको। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मलिया मेट करने वाली मोदी हुकूमत आज नाम नेहाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें माजी की कठपुतली हुकूमतों के करता धरता कश्मीरी लीडर्स को तो बुलाया गया है, लेकिन असल स्टेक होल्डर्स हुर्रियत क़यादत को कोई दावतनामा नहीं भेजा गया। हुर्रियत क़यादत जो आधी से ज़्यादा जेल में और आधी नज़रबंद है, वो तो इस इजलास में नहीं है, लेकिन ये 14 जमातें हैं जो माजी में भारत नवाज इसका हिस्सा रही हैं, जिन्होंने 5 अगस्त के गासिबाना इक़दाम के बाद मोदी हुकूमत की मुखालिफत की है और खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए ये पीपल्स अलाइंस बनाया है। उनका मौक़िफ़ है कि वो इस इजलास में शरीक होकर अपना मौक़िफ़ भारत के सामने रखेंगे। इंटरनेशनल मीडिया के इस इजलास का कोई एजेंडा अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन हुर्रियत रहनुमा इसे ड्रामा करार दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया गूंगी बहरी हो गई है, अंधी हो गई है? क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने 2 साल पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का प्लान ओके नहीं किया था? और जो असल वारिस हैं इस तहरीक के, जो असल रहनुमा है, जो हुर्रियत रहनुमा है, जो डेमोक्रेटिक वॉइस हैं, उनको तो जेलों में कैद कर दिया है, उनके ऊपर तो टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तो डेथ सेल्स में रखा हुआ है, अवाम को घरों के अंदर यरगमाल बनाया हुआ है, और फिर कश्मीरियों की कब्रों के ऊपर बंदूकें तान कर आप एक APC बुला रहे हैं, वो भी अपने ही लोगों के साथ। ये तो इस साल का सबसे बड़ा मजाक हो गया है। तो नाज़रीन, ये APC एक ऐसे वक्त में हो रही है जब तुर्क मीडिया ये दावा कर रहा है कि आला भारतीय क़यादत ने कतर में अफ़गान तालिबान से मुलाकात की है। इन खबरों के बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान भी सामने आया कि अगर मोदी हुकूमत तालिबान से बात कर सकती है तो फिर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करती, पाकिस्तान से मुज़ाकरात क्यों नहीं करती। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन। बिजली, पानी फिर गैस हो, सिंध वालों के नसीब में कुछ नहीं है। 70% गैस पैदा करने वाला सूबा, जिसे अपने लिए सिर्फ 45% गैस ही मिला करती थी, और अब वो भी नहीं मिल रही है। CNG स्टेशन तो पहले ही बंद थे, अब इंडस्ट्रीज़ को भी गैस मिलना बंद हो गई है। न ही घरों में चूल्हे जल रहे हैं। गैस फील्ड्स और LNG प्लांट की मरम्मत के बाइस पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी तरफ तरबेला डैम में भी पानी की कमी की वजह से 7 यूनिट्स बंद पड़े हैं, जिससे बिजली की पैदावार 1400 मेगावाट कम हो गई है। अब हाल ये है कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों बिजली बंद है।
के इलेक्ट्रिक गैस शॉर्टेज और फर्नेस ऑयल की कमी का रोना रो रही है। उनके मुताबिक 2 प्लांट सिर्फ गैस पर ही चलते हैं। गैस न मिली तो फिर उन्हें बंद करना पड़ेगा। लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए मजबूरन डीजल से 21 रुपये और फर्नेस ऑयल से 14 रुपये फी यूनिट महंगी तरीन बिजली पैदा की जा रही है। यानी ये बोझ भी आवाम को ही उठाना पड़ेगा। एक के बाद एक बहरान सर पर खड़ा है। सिर्फ गैस बिजली ही नहीं, पेट्रोल का बहरान भी, इसका भी खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। सीएनजी स्टेशंस बंद हों, पेट्रोल की फराहमी रुक जाए तो मईशत का पहिया चलेगा कैसे? सर्दियों में गैस शॉर्टेज तो होती रही है, सुनते आए हैं, अब गर्मियों में भी गैस नायाब है। इस वक्त बड़ा सनतकार भी वैसे ही परेशान है नाज़रीन जैसा आम आदमी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हम्माद अज़हर साहब, सर कहूँगी आपको, सर हुकूमत कहती रही कि पूरे साल में सिर्फ 6 हफ्ते गैस की ज़्यादा तलब होती है, ऑन रिकॉर्ड हैं ये बयानात, लेकिन क्या वजह है सर? सर्दियाँ छोड़ें, अब तो गर्मियों में भी गैस नहीं मिल रही है सर। जी, इस वक्त गैस की तलब का इशू नहीं है, 2 इशूज हैं। एक तो ये कि सिंध में 2 गैस की फील्ड जो है वो एनुअल मेंटेनेंस में गई हुई है। एनुअल मेंटेनेंस ये होती है कि जब ऑफ पीक टाइम पे, जैसे गर्मियों का टाइम होता है, उसमें हर तकरीबन गैस फील्ड ने 12 महीने में से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जो है उसकी मेंटेनेंस होती है। तो वो 2 बड़ी गैस फील्ड जो है वो मेंटेनेंस में गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में वो वापस आ जाएंगी, तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और दूसरा ये कि हमारा गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो 2 RLNG के टर्मिनल लगे हुए हैं, जो 2 जहाज खड़े हैं जो हमारे बैरून मुल्क से गैस आती है उसको शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक जहाज जो है उसकी कुछ 5 से 6 दिन की मेंटेनेंस जो है वो दरकार है। यानी 5 से 6 दिन के लिए वो आउट ऑफ सर्विस होता है और ये 15 साल में 2 मरतबा होना होता है। तो अब वो पहली मरतबा हो रहा है क्योंकि उसके बाद उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एक्सपायर कर जाएगी। तो उस 5 से 6 दिनों में हमें थोड़ी सी गैस की जो है हमारे सब खुद कह रहे हैं आप सर, गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत होती है सर, ठीक है, हुकूमत को भी इस हवाले से पेशगी इत्तला दी जाती है, आपको मालूम भी है सर, ठीक है सर। हर साल जून जुलाई में गैस की मांग भी बढ़ जाती है, फिर क्यों सर इजाफी LNG खरीदने का पहले ही कोई बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता सर? ये तो हर साल का मसला हो गया। इसका LNG के खरीदने से या दस्तयाब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। LNG तो जितनी दरकार है और जितना हमारा सिस्टम ले सकता है उतने के ऑर्डर्स जो हैं वो सारे प्लेस्ड हैं और आ भी रही है। इशू ये है कि जो जहाज उस LNG को लोकल पाइप्स में कन्वर्ट करता है उस कार्गो को, वो जहाज 5 से 6 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए आउट ऑफ सर्विस होएगा। LNG के कार्गोज तो हमारे पास अवेलेबल है। LNG का इशू नहीं है कि उसकी ऑर्डर नहीं हुआ, वो जो जहाज है उसकी मेंटेनेंस दरकार है और वो 5 से 6 दिन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सर गैस की फराहमी कब तक बहाल हो जाएगी सिंध में? देखें, जो 2 गैस फील्ड हैं जो आउट ऑफ सर्विस हैं वो तो हमें उम्मीद है कि 28 या 29 तारीख को उनकी बहाली होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा एक RLNG का टर्मिनल है जो हमारे ज़्यादातर पावर प्लांट्स को सप्लाई करता है गैस, वो उसकी मरम्मत जो है वो भी 5 तारीख तक मुकम्मल हो चुकी होगी और वो उसकी दूसरा जहाज उसकी जगह ले चुका होगा। तो इस दौरान सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न दोनों की थोड़ी जो लोकल गैस रिजर्व्स हैं वो शायद हमें डाइवर्ट करने पड़े पावर सेक्टर के लिए और इसके बाद सूरत हाल मामूल पे। हमारे सबसे पहले तरबेला मेंटेनेंस की वजह से बंद था, अब फिर तरबेला डैम के 7 यूनिट्स बंद होने से पूरे मुल्क में बिजली का सर एक बड़ा बहरान सर पर खड़ा हो गया है। आखिर मेंटेनेंस के दौरान सर बिजली की फराहमी का पेशगी मुतबादिल क्यों अरेंज नहीं किया जा रहा सर? जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो जो 2 टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल जिसको 15 साल में 2 मरतबा 4-5 दिन के लिए ड्राई डॉक के लिए करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, उसका एक टाइम आया हुआ है और उसको हम रोक रहे हैं। तो उसकी अक्सर गैस जो है वो पावर प्लांट्स को जा रही थी जिससे हमें पावर का कुछ नुकसान होएगा। इसके अलावा तरबेला डैम के अंदर जो पानी की सतह है वो इस साल कम है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ऊपर बर्फें पिघली नहीं, तो उधर से भी हमें कुछ आधा आउटपुट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। लेकिन ये इस दौरान ये जो 29 से लेके 5 जुलाई तक के ये 4-5 दिन का टाइम है, इस दौरान हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुतबादिल ज़राए से इन बिजली घरों को गैस भी पहुँचाई जाए ताकि बिजली की लोड शेडिंग जो है उसका सामना ना करना पड़े। हमाद साहब सर, बजाय इसके कि कराची में नई पावर कंपनीज लाई जाएं सर, हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ नया मुआहदा करने जा रही है। इस नए मुआहदे में क्या चीज़ें तय होंगी सर और शोमी किस्मत कराची वालों को फ़ायदा होगा? के इलेक्ट्रिक जो है उसका बड़ा पुराना तनाज़ा काफ़ी सालों से चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, वफाकी हुकूमत के
वाजिबुल अदा जो रकूम है और जो उनसे रकूम लेनी है उसके ऊपर। तो और उनकी मज़ीद तलब भी है बिजली की, क्योंकि जाहिर है कि वो एक ग्रोइंग शहर है। तो हम 550 मेगावाट उनको बिजली पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा तो दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं और ये इंशाल्लाह होने वाला है कि एक नया मुआहदा के इलेक्ट्रिक के साथ होने वाला है, जिससे ये तमाम मामला सेटल हो जाएंगे जो इजाफी बिजली के भी हैं और पिछली बिजली के भी हैं। और ये मामला फिर के इलेक्ट्रिक जितनी ज़्यादा बिजली लेना चाहता है वफाकी हुकूमत से उतनी ले सकेगा। कराची के शहरियों के लिए, कराची की इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हम नया मुआहदा इनके साथ साइन कर लेंगे। हमाद अज़हर साहब, वज़ीर तवानाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपसे। रुत गयास पराचा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के। सर, आप कह रहे हैं कि मुतालिका इदारों को हमेशा जनवरी या जून जुलाई में गैस मंगवाने का ख्याल आता है। सर, जब तलब ज़्यादा होती है तभी हुकूमत को दरामद करने का ख्याल आता है, लेकिन हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी ही नहीं है, सिर्फ प्लांट्स की मेंटेनेंस की वजह से तरसील में मसला है। जी, मिनिस्टर साहब की ये बात कुछ हद तक ठीक है कि प्लांट की मेंटेनेंस की वजह से मसला है, लेकिन हमने वज़ीर साहब से मुलाकात की थी आज से कुछ अर्सा पहले, और हमारी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान में गैस की फरावानी होनी चाहिए और कम कीमत पे होनी चाहिए। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी गैस लाए और ख़ुद अपनी ज़रूरत पूरी करे, वो गैस की कीमत भी कम होगी और ये बंदिश का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर अभी इस टाइम जो टर्मिनल हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो 1400 MMCF है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1200 MMCF इस्तेमाल कर सकती है, और जो पाइप में कैपेसिटी है वो 1800 है। अगर ये सारी गैस की कैपेसिटी को लाने की इजाज़त दे दें, गवर्नमेंट भी सारी गैस लाए और जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी है 200 वो भी अपनी गैस लाए, तो मुल्क में आगे देखें 2 महीने बाद फिर सर्दी आ जानी है, फिर गैस की शार्टेज आ जानी, तो ये शार्टेज ख़त्म हो जाएगी और गैस की अवेलेबिलिटी भी होगी। और दूसरी अहम चीज़ है कि गैस की अवेलेबिलिटी कम रेट पे होनी चाहिए। सर, जब आपने हुकूमत से कहा, सर जवाब क्या दिया? प्राइवेट सेक्टर अपनी गैस खुद लेकर आए, तो उस पर हुकूमत का जवाब क्या था सर? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रुकावट कोई भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो गैस कंपनीज हैं और जो उनके इंपोर्ट करने वाले इदारे हैं उनकी मनापली है, वो इस चीज़ को थ्रू नहीं होने दे रहे। गवर्नमेंट कैबिनेट ने डिसीजन भी दे दिया है, ECC का भी डिसीजन है, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम रूल्स रेगुलेशंस भी बन गए हैं। लेकिन अगर आप खुद लेकर आते हैं तो कितनी सस्ती पड़ेगी सर? गालिबन अभी 123 रुपए फी किलो है। जी, तो हमारा ये ख्याल है कि ये 12 से 13 रुपए सस्ती पड़ेगी और पेट्रोल से 30% सस्ती हो जाएगी। जब पेट्रोल से 30% सस्ती होगी तो किराए भी कम होंगे, नई गाड़ियां जो है आ रही हैं वो भी लगेंगी, और सबसे अहम बात है कि अब टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई है, जो हाइब्रिड गाड़ी है उसमें भी CNG लगेगी, तो सिर्फ 80 अरब रुपया सालाना बचत होगी इम्पोर्ट बिल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि जो LNG की इम्पोर्ट है वो सस्ती होती है और फर्नेस ऑयल और पेट्रोल की इम्पोर्ट जो है वो महंगी होती है, तो गवर्नमेंट का इम्पोर्ट बिल भी बचेगा, मुल्क में सर ये बता दीजिएगा गयास साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये इनकी अपनी मोनोपोली है, सारी चीज़ें हुई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें मंगवाने नहीं दी जा रही, तो सर वो कौन है जो मंगवाने नहीं दे रहे? और यही तमाम शिकायत आपने हुकूमती लोगों से जिनके आपके साथ ताल्लुकात राब्ते हैं उनसे आपने तस्करा किया या हमाद अज़हर साहब से तस्करा किया आपने इस बात का? सर जी, हमाद अज़हर साहब को भी गुजारिश की थी और उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने पूरा सपोर्ट करने का वादा किया, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें हवा में कंप्लीट नहीं हुई। तो आपके तवज्जो से हमारी गवर्नमेंट के वज़रा से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुजारिश है कि प्राइवेट सेक्टर की गैस आने से अगली सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग भी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात गैस सस्ती होगी, मोनोपोली ख़त्म होगी। अभी गैस बहुत महंगी आ रही है जिसके लिए ये सब्सिडी देते हैं इंडस्ट्रीज़ को, अरबों रुपए की सब्सिडी, सर्कुलर डेट बन रहा है। इसके अलावा इंपोर्ट बिल कम होगा, जहाँ ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बिल कम होगा, तो मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छी होगी, धुएँ की वजह से जो फ़र्क पड़ता है। और सबसे अहम बात, जो तनख्वाहदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो महीने का 10-12 हज़ार रुपये CNG जब इस्तेमाल करते हैं तो बचा लेते हैं, और जो गाड़ियों में सफ़र करता है उसका किराया भी कम हो जाता है, तो हर चीज़ का फायदा है। तो हम गवर्नमेंट को बार बार ये कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं सेक्टर लेकर आती है CNG, खुद लेकर आती है गैस, तो 30% कमी आ जाएगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया गयास पराचा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। और आखिर में बात करूंगी आज के इवेंट का, PSL फाइनल की ट्रॉफी पेशावर जल में उठाएगी या पहली मरतबा मुल्तान सुल्तान के पास जाएगी? ज़बरदस्त मुकाबला होगा नाज़रीन। आज 9 बजे पेशावर जल में ने चौथी मरतबा इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और एक मरतबा PSL जीत भी चुके हैं। कादिर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा आज की अपडेट्स उनसे ही लेते हैं। कादिर, फाइनल से पहले पेशावर को बड़ा धचका लग गया है, हैदर अली और उमैद आसिफ को मुअत्तल कर दिया गया, वजह क्या है इसकी?
बिल्कुल किरण, आज सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान सुपर लीग 6 का होने जा रहा है, जो कि अब से कुछ देर बाद शेख ज़ायद स्टेडियम में खेला जाएगा अबू धाबी में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। सबसे जो बैड लक हुई है पेशावर ज़ल्मी की, वो ये थी कि अपसेट उनको मोमेंट देखने को मिला जब उमैद आसिफ और हैदर अली उनको मुअत्तल कर दिया गया अचानक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया जारी हुआ, जिसके बाद तफ्तीश की गई, मालूमात हासिल की गई तो उमैद आसिफ और हैदर अली से बाहर से कोई लोग उनके जानने वाले होटल में दाखिल हुए थे। रिस्ट्राटा एक कंपनी है जो बायोस्क्योर बबल को हैंडल करती है वहां पर अबू धाबी में, जो पूरा इंतजामात उसके जो है वो अंडर है। तो उन्होंने जो है वो चेक किया, उसके बाद सलमान नसीर और वसीम खान को उन्होंने इतला दी, जिसके बाद बाबर अहमद को भी इतला दी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने फ्रेंचाइज मालकान और मैनेजमेंट से राब्ता किया और उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा अपसेट है। मुल्तान की टीम अब पलड़ा जो है उस पर भारी दिखाई देता है पेशावर ज़ल्मी पर, लेकिन उमैद आसिफ काफी की बॉलर थे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। हैदर अली को चूंकि ड्रॉप किया गया था, वेल्स खेल रहे थे, उसके बाद जाज़ई है वहां पर उनके, तो बड़ी अच्छी टीम कॉम्बिनेशन है दोनों का, और खास तौर पर मॉइस्चर होता है पिच पर और ग्राउंड पर, तो टॉस बड़ा डिपेंड करेगा खास तौर पर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मोराल बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। एक्सपर्ट्स की राय जरा बताइए इस बारे में क्या है। पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी उनको धचका लग गया है, अब 2 लोग मुअत्तल हो गए, यहाँ पर मुल्तान सुल्तान पहली बार ग्राउंड में उतर रही है फाइनल की, और मोराल भी इनका काफी हाई है। एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, पेशावर ज़ल्मी जो है वो 4 मरतबा फाइनल खेलने का उसको तजर्बा है, काफी मैच्योर प्लेयर हैं, शुएब मलिक हैं, वहाब रियाज हैं, कामरान अकमल हैं, उसके बाद जाज़ई हैं, तो इतना जो है वो खास तौर पर उनका मोराल डाउन नहीं होगा। वहाब रियाज ने गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें भी वो स्माइल करते दिखाई दिए थे और उनका कहना था कि किसी किस्म का दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे। आज का तो धचका लगा वो उमैद आसिफ और हैदर अली के होते हुए जब उनको मुअत्तल किया गया, तो थोड़ा सा जाहिर बात है जो उमैद आसिफ उनके की बॉलर थे, उनके साथ उनकी अच्छी इकोनॉमी थी, विकेट टेकर बॉलर थे पेशावर ज़ल्मी के, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उनकी जगह हो सकता है कि एक स्पिनर को या फास्ट बॉलर जो समीन गुल है रिजर्व में उसको शामिल किया जाए, लेकिन उमैद आसिफ जो है वो काफी की बॉलर थे और उनके ना होने से पेशावर ज़ल्मी का मोराल डेफिनेटली डाउन हुआ है और मुल्तान सुल्तान इसका फायदा जरूर उठाएगी। अच्छा कादिर, बैटिंग लाइन दोनों टीम के अगर हम मवाजना कर लें आज के मैच को लेकर, तो किसकी ज्यादा अच्छी है? देखिए, मुल्तान सुल्तान के पास मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद शुएब मकसूद है, खुशदिल शाह है, और पेशावर के पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप हमने देखने को मिलती है कि कामरान अकमल है, ऊपर से हजरतुल्लाह जाज़ई हैं, उसके बाद जो है वो शुएब मलिक आते हैं जो कि काफ़ी तजर्बाकार हैं, पाकिस्तान की तरफ से साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। शुएब मलिक हैं, उसके बाद जो रदरफोर्ड हैं उनके पास वो आते हैं, वहाब रियाज भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन उनके पास जो है वो उमैद आसिफ बैटिंग कर सकते थे लेकिन वो अब बाहर हो चुके हैं। तो पलड़ा जो है वो दोनों का हमें इक्वल दिखाई देता है। शुएब मकसूद काफ़ी फॉर्म में है, आज उनके लिए शायद गुड लक मैच हो फाइनल के लिए, क्योंकि इनका नाम आ गया। हैदर अली जब मुअत्तल हुए हैं तो उनको पाकिस्तान टीम में मौका मिल गया कि इंग्लैंड का दौरा कर सके, तो शुएब मकसूद हैं, खुशदिल शाह हैं, उसके बाद उनके पास जो मोहम्मद रिजवान है वो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। बॉलिंग में अगर बात की जाए किरण, तो शाहनवाज थानी इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है, मुल्तान सुल्तान की जानिब से इमरान ताहिर हैं, उसके बाद जो है सुहेल तनवीर है, काफी तजर्बाकार बॉलर हैं। दूसरी तरफ जो है वहाब रियाज खुद बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, समीन गुल को इम्कान है कि शामिल किया जाएगा, अलबत्ता इब्रार अहमद ज्यादा जो है वो फेवरेट दिखाई देते हैं जो स्पिनर हैं और रिस्पिन करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात करें, कादिर सरफराज की जगह उनको जगह दी गई है, फिर उन्होंने अपनी जगह पक्की की है। आज का मैच अगर विन कर जाती है मुल्तान सुल्तान, तो ये मजीद अपनी जगह बिल्कुल कंफर्म सीट ले रहे हैं, कंफर्म टिकट ले रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि इससे पहले भी वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो की प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर आजम पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है जो कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, जो परफॉर्मेंस देते आए हैं। इसी का फायदा जो है वो मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान सुपर लीग में भी उठाया। दूसरे नंबर पर जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे नंबर पर बैट्समैन है, पहले नंबर बाबर आजम है, तीसरे पर सरफराज अहमद है। तो उनको थोड़ा सा एज पॉइंट ये हासिल हुआ है कि सरफराज, चलिए कोई भी टीम जीते जीत तो ये पागी, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीम्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर, आपका प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी फिर को इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद।